हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज। हम लोगों ने फॉर्मली फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को अब डिफाइन कर दिया है। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। बट रिमेंबर दिस, ये एग्जांपल्स जो मैं करा रहा हूँ इनका एम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करना नहीं है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन कर दिया है, वो इस तरह के इंटीग्रल्स हैं, फोरियर इनवर्स फोरियर। तो इन प्रिंसिपल ये आप हमेशा कर सकते हैं फॉर एनी गिवन फंक्शन। इंटीग्रेशन आपको करना आता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमें कुछ नया नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज इन इंटीग्रेशन आप किसी भी गिवन फंक्शन का ये या ये इंटीग्रल्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैं जो एग्जांपल्स जिस एम से कर रहा हूँ, थिंक ऑफ इट कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये एग्जांपल्स कुछ इस तरह से चूज़ किए गए हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लिसिटली हमें नज़र आ जाएँ। सो इससे ओके, तो पहला मैंने जो एग्जांपल लिया है एफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड टी अपॉन ए। टी का फंक्शन है, हम टी स्पेस में हैं, फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, नेगेटिव साइन है, ए मैंने कहा है पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है, और टी का आपने मॉड ले रखा है तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन माइनस साइन के कारण ये डिके करेगी। ओके, इनफैक्ट मॉड टी को अगर आप पॉजिटिव रीजन में देख रहे हैं तो ये सिंपली ई टू द पावर माइनस टी अपॉन ए टाइप की चीज़ की आप बात कर रहे हैं। ओके, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे आप पॉजिटिव रीजन में हैं ई टू द पावर दिस, लेकिन ये फंक्शन में हमने मॉड टी लिया, तो मॉड टी के कारण अगर आप टी के नेगेटिव रीजन में भी हैं तो स्टिल एक्सपोनेंशियल डीके ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, से अगर ये यहाँ मॉड नहीं होता, सिंपली आप ई टू द पावर माइनस टी अपॉन ए का फंक्शन प्लॉट कर रहे होते तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये एक्सपोनेंशियल जो ब्रांच है इस तरफ, वो अगर आप बोलें नेगेटिव रीजन में वो ब्रांच ग्रो कर रही है, आप जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएँ तो ब्रांच ग्रो करेगी, लेकिन ये मॉड के कारण ये फंक्शन दोनों तरफ डिके करता है। ओके, इनफैक्ट इस फंक्शन को जो टेक्निकली इसका नाम है, हम इसे बाइलिटरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बाइलिटरल, बाद में हम एक यूनिलिटरल भी देखेंगे, केवल एक तरफ वाला, लेकिन बाइलिटरल दोनों तरफ ये है। इस लाइन के दोनों तरफ इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेवियर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दिस। और क्लियरली आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, आप टी की जगह माइनस टी रखें तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमेट्रिक है। आप फिगर देख लीजिए, हाँ ये फंक्शन सिमेट्रिक है। ओके, ए डेफिनेटली हमने पॉजिटिव लिया है। सिमेट्रिक से मेरा मतलब है इवन फंक्शन। ओके, सिमेट्रिक या इवन दोनों टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली सिमेट्रिक टर्मिनोलॉजी में क्वांटम मैकेनिक्स की टर्मिनोलॉजी आगे में वो ओके, अदरवाइज इवन फंक्शन कहते हैं जैसे। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है दैट इज एन इवन फंक्शन। अब ये जो पैरामीटर ए है, ए कोई कॉन्स्टेंट है, आपको ने एक बार ए चूज़ कर लिया फॉर सम सर्टेन फंक्शन 1 2 3 0.7 0.9 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ओके, लेकिन ये ए बेसिकली, इसको मैंने लिखा है ए गिव्स द सेंस ऑफ विड्थ। ये जो इस फंक्शन का प्लॉट है ये इस ए पे डिपेंड करता है। ए पे किस टेंस से, जनरल शेप तो इस फंक्शन की ऐसी रहेगी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए ये फंक्शन ऐसा भी हो सकता है और ये फंक्शन से ऐसा भी हो सकता है। ये विड्थ कितना वाइड है, अगर आप क्वालिटेटिवली भी देखें, मैं यहाँ पे विड्थ को क्वांटिटेटिवली डिफाइन भी नहीं कर रहा हूँ कि हम फुल विड्थ है, फाट मैक्सिमम, या किस क्राइटेरिया से हम डिफाइन कर रहे हैं 1/E या वट एवर, लेकिन अगर आप क्वालिटेटिवली भी देखें तो ये जो है ये विड्थ को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? सी वेरी सिंपली, अगर ए से एग्जैक्टली 1 ले लें तो ये फंक्शन ई टू द पावर माइनस टी टाइप का है दोनों तरफ, मैं मॉड को कंसिडर किए बिना मैं सीधे बोल रहा हूँ ई टू द पावर माइनस टी टाइप का, तो ये फंक्शन किसी रेट से डिके करेगा। लेकिन से ए स्मॉल है, 0.5 आप ले लें, तो अगर डिनोमिनेटर में 0.5 है तो ऊपर जाके वो 2 बनेगा, ई टू द पावर माइनस 2t। ई टू द पावर माइनस 2t जो फंक्शन होता है वो और रैपिडली ग्रो करता है, डिके करता है। अगर आपने a इक्वल टू 1 लिया, ये फंक्शन माना इस तरह से डिके करता है एक तरफ, दूसरी तरफ भी वही बिहेवियर है। लेकिन अगर आप a इक्वल टू 0.5 ले लेते हैं तो ऊपर जाके a क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके 2 का फैक्टर बनेगा। ई टू द पावर माइनस 2t वाला जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल डिके करता है, लेकिन उसका डिके रेट और भी फास्टर होता है, समथिंग लाइक दिस। तो अगर इनकी आप दूसरी साइड की ब्रांच भी बनाएं, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो ये जब a बराबर 1 है, ये जो पहाड़ जैसा हिल टाइप स्ट्रक्चर है, अभी हिल टाइप तो नहीं है, इसको एग्जैक्टली कैरेक्टराइज नहीं करना चाहिए, बट से इसकी विड्थ ज़्यादा है जबकि दूसरे वाले की विड्थ क्या है कम। तो इसीलिए मैंने कहा ये जो ए पैरामीटर है ये बेसिकली जो हमारा ये जिसे हम फंक्शन कह रहे हैं, इस फंक्शन की विड्थ का एक मेज़र है। ए लार्ज है तो विड्थ भी लार्ज है, और ए स्मॉल है तो एक बार मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि ए को मैंने डिनोमीटर का मैंने ध्यान नहीं रखा, ए को मैंने डिनोमीटर में लिया है। आप चाहे तो इस फैक्टर को न्यूमरेटर में अगर लेते तो फिर यहाँ इन्वर्स हो जाता रिलेशन, बट मैंने इस तरह से डिफाइन किया है। ओके, तो ए जो है, ए पैरामीटर का रोल अभी आपको ये ध्यान रखना है, ये लास्ट में हम फिर डिस्कस करेंगे। ए पैरामीटर बेसिकली जो हमने जिस फंक्शन से स्टार्ट किया है उसकी विड्थ का मेजर है। ए कम है तो विड्थ कम है, ए ज़्यादा है तो विड्थ ज़्यादा है। ओके,
अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम ऑब्टेन करें। ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए वैसे तो हमें केवल एक इंटीग्रल करना होता है, बट यहाँ पे कुछ फीचर्स उस इंटीग्रल में देखें। डेफिनेशन ये है, ये मेरा फंक्शन है टी स्पेस में, e टू पावर आइटा ओमेगा टी और 1/2 पाई कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डी टी इंटीग्रल। तो जो चीज़ मुझे ऑब्टेन होगी वो लास्ट में होगी ओमेगा का फंक्शन। अब जैसे मैंने पीछे के लेक्चर्स में लगातार कहते आ रहा हूँ, इस क्वांटिटी को वैसे हमें केवल एफ ओमेगा लिखना चाहिए, बट मैं एफ टिल्डा, चलिए यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी के लिए, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। ओके दस, अब इस तरह के इंटीग्रल्स को करने के अलग तरीके हो सकते हैं, बाद में मैं एक स्लाइटली डिफरेंट ट्रिक से भी करूँगा, पर यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, इस ई टू पावर आइटा ओमेगा टी को यू कैन ऑलवेज राइट इट एज कॉस ओमेगा टी प्लस आइटा साइन ओमेगा टी, बाकी सब वैसे ही है। ओके, और अब आप इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दे सकते हैं, हमारा गिवन फंक्शन इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस दूसरे में आइटा अलग लें और कांस्टेंट सॉरी गिवन फंक्शन इंटू साइन ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ जनरल फंक्शन भी लिखा है। ओके, किसी जनरल फंक्शन एफ टी के लिए अगर आप ये वाला स्टेप करें, ई टू पावर आइटा ओमेगा टी को इस तरह से कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी में स्प्लिट करें, तो ये जो दो पार्ट्स ऑब्टेन होते हैं इनको अपने आप में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म्स कहते हैं। इस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म और सेकंड पार्ट को कहते हैं साइन फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म तो ये हो गया जब हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ जो फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर उसके लेट मी से कंपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल के ही कंपोनेंट्स हैं कॉस और साइन, तो अगर आप कॉस फंक्शन को कर्नल फंक्शन की तरह यूज़ करते हुए किसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो होता है, लेकिन मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है, देखिए इसकी डेफिनेशन में कुछ स्लाइट वो होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, बट मोर और लेस ये जो पार्ट होता है वेरी सिंपली, ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन कॉस ओमेगा टी से, उसमें थोड़ा लिमिट दूसरी तरह से डिफाइन होती है, बट थोड़ा ऑलमोस्ट सेम, ये पार्ट हम डिफाइन करते हैं द कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म, और इस पार्ट को अपार्ट फ्रॉम आइटा, आइटा के अलावा जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस नहीं है, इनके साथ कांस्टेंट्स कुछ और होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट कांस्टेंट्स होते हैं और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस भी डिफरेंट होती हैं, बट यू गेट द आइडिया, क्योंकि फूरियर साइन और कोसाइन को ट्रांसफॉर्म्स में अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, इफ़ यू फाइंड इट इन योर रीडिंग मटेरियल, आप वहाँ से इसे थोड़ा स्टडी कर लीजिए, कुछ नहीं है, आपने जो यहाँ कर्नल फंक्शन है, यहाँ ई टू पावर आइटा ओमेगा टी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसे जनरल फूरियर ट्रांसफॉर्म कहूँ, ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, बट डिस्टिंक्ट करने के लिए जनरल केस में ये लेते हैं, और केवल कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप कहेंगे, जिसको मैंने एफ सी ओमेगा लिखा है, फूरियर कोसाइन वाला, अगेन ओमेगा का फंक्शन, चाहे तो मैं इसे एफ टिल्डा, इसमें भी टिल्डा ला सकता हूँ, जो हम सिंबल डिस्टिंक्ट करने के लिए, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो कभी कभी फूरियर आप केवल कोसाइन ट्रांसफॉर्म या केवल फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात भी करते हैं, तो यहाँ से आप रफली माइंड में ये रखिए, ये जो ट्रांसफॉर्म होता है जनरल, जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कोसाइन और साइन दोनों कंटेंट होते हैं, कोसाइन वाला प्लस आइटा टाइम्स साइन वाला, थिंक ऑफ इट दिस वे। ओके, और जो पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का, हम जब पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, पूरा मतलब ये जनरल वाला, तो उसका जो रियल पार्ट है एक्चुअली वो होता है कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट बनता है आइटा, वही होता है साइन फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम इस तरह की स्प्लिटिंग ना भी करें, हम सीधे, हमें फंक्शन है, हमने उसका यहाँ से इंटीग्रल किसी तरह से निकाल दिया, तो इन जनरल फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलेंगे मोस्ट जनरली। तो रियल पार्ट बेसिकली इस यहाँ से आएगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म से आएगा, और ये यहाँ से, उसमें कुछ फैक्टर्स के मिसिंग हो सकता है, एग्जैक्टली 2 का या अपॉन रूट 2 पाई या सम फैक्टर्स, बट अदरवाइज द रियल पार्ट करस्पॉन्ड्स टू द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड द इमेजिनरी पार्ट करस्पॉन्ड्स टू द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इन्हीं चीज़ों को हम साइन एंड कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म कहता है। ओके, दिस, और अगर आप केवल एक फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डिफाइन करें, आपको कोई फंक्शन दे रखा है, आप केवल उसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डिफाइन करें इसी तरह की एक्सप्रेशन से या इस तरह के एक्सप्रेशन से, बेसिकली वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ा चेंज होती है, आई गेस नॉर्मली 2/पाई टाइप का एक्सप्रेशन यहाँ लिया जाता है, लेकिन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी होती है, और एफ टी और कर्नल की जगह कॉस ओमेगा टी, तो उसे आप कहेंगे, यहाँ एक सी आप लिख देंगे, सी का मतलब कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ऐसे ही वो कांस्टेंट 2/पाई या 2/रूट पाई वटेवर, 0 से केवल इन्फिनिटी में। ओके, और साइन ओमेगा टी, तो उसे कहेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। लेकिन फूरियर कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म्स के भी आप इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, अगेन नोशन वही है, आपने अगर केवल कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी किया किसी फंक्शन का, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म को इन्वर्ट करके आप फिर से ओरिजिनल फंक्शन पा सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन आती है एक्चुअली, वो फंक्शन इवन होना चाहिए, और ऐसी साइन फंक्शन, साइन ट्रांसफॉर्मेशन से आप फिर से अपना फंक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो
ऑड। ये इवन ऑड का नोशन शायद थोड़ा क्लियर होगा, मैं बहुत इसमें नहीं जा रहा हूँ आगे, बट इस तरह के फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स भी हम डिफाइन करते हैं केवल कोसाइन पार्ट से और केवल साइन पार्ट की मदद से। थिंक ऑफ इट दिस, ठीक है। इसका नोशन क्या है थोड़ा इसे इस तरह समझिए। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है इस पर आप लौटें अगर, जो हमारा बायलिटरल फंक्शन था e माइनस मॉड टी अपॉन ए, ये बेसिकली एक इवन फंक्शन है, टी का इवन फंक्शन है। फिगर में देख लें या टी की जगह माइनस टी रख के, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इवन फंक्शन है। लेकिन ये जो कॉस ओमेगा टी है, टी के साथ अगर आप टी की जगह माइनस टी रखें, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इवन इंटू इवन फंक्शन का इंटीग्रल है, इवन इंटू इवन इवन, मतलब ये फर्स्ट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी इवन फंक्शन का इंटीग्रल है। जबकि ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल हमारे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है, ये फंक्शन इवन और ये ऑड है, और इवन इंटू ऑड का प्रोडक्ट बनता है ऑड फंक्शन। और ये आप जनरल रिजल्ट जानते हैं, किसी ऑड फंक्शन को अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करें तो आपको जीरो मिलता है। ओके, ऑड फंक्शन का नोशन आपको पता है, एक साइड अगर वो एक्स एक्सिस के एक तरफ पॉजिटिव साइड में से वो पॉजिटिव एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नेगेटिव साइड में उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा पर नेगेटिवली, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा जी। जबकि इवन फंक्शन जो होता है, यहाँ भी पॉजिटिव एरिया और यहाँ भी पॉजिटिव एरिया, तो टोटल एरिया इस क्राइटेरिया से तो जीरो नहीं होगा, किसी और कारण से जीरो हो जाए वो बात की बात है, लेकिन इस क्राइटेरिया से। लेकिन ऑड फंक्शन अगर है, इवन इंटू ऑड का प्रोडक्ट ऑड, ओवरऑल एक ऑड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रल जीरो ही बनेगा। ये इस केस में हुआ, हर केस में नहीं होगा। हमारा फंक्शन ये था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इनफैक्ट वो जो फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा गिवन फंक्शन इवन था, तो कोसाइन वाला इंटीग्रल सर्वाइव कर गया, कोसाइन वाला ट्रांसफॉर्म सर्वाइव कर गया, साइन वाला खत्म हो गया इवन फंक्शन। अगर से हमारा गिवन फंक्शन ऑड होता, जिस फंक्शन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म ढूंढ रहे थे वो स्टार्टिंग से ऑड होता, तो आपको ये फर्स्ट इंटीग्रल मिलता ऑड इंटू इवन, कॉस तो इवन है, तो इस समय ये वाला इंटीग्रल वैनिश होता और ये वाला इंटीग्रल सर्वाइव होता। तो जो एक्चुअली साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स जब हैं, साइन और कोसाइन को आप कुछ हद तक ऐसे सोच सकते हैं, वो इसके पार्ट्स हैं। तो अगर ये पार्ट्स वाले जो ट्रांसफॉर्म हैं, ये कब यूजफुल होते हैं, अगर फंक्शन या तो इवन है या ऑड है। अगर इवन फंक्शन है तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप उसके केवल फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात कर सकते हैं। और अगर फंक्शन ऑड है तो आप केवल उसका साइन ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कीजिए, कोसाइन ट्रांसफॉर्म उसका जीरो बनेगा। लेकिन इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, ये एक जनरल फीचर है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, इस छोटे एग्जाम्पल से भी आप समझ जाएंगे। अगर गिवन फंक्शन इवन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म प्योरली रियल फंक्शन मिलेगा। क्यों, यहाँ से देखिए, इंटीग्रल का कंट्रीब्यूशन आपको केवल यहाँ से मिलना है सर्वाइव, और ये रियल इंटीग्रल है से स्टार्ट, गिवन फंक्शन आपका रियल है तो इस इंटीग्रल ने रियल बनना है, आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म केवल एक रियल फंक्शन होगा, आइटा वाला पार्ट खत्म हो गया। अगर स्टार्टिंग फंक्शन ऑड है, अगर ये ऑड होता तो ऑड इंटू ऑड इवन बनता, ये वाला इंटीग्रल सर्वाइव करता, ये वाला, इसके साथ आइटा है, रियल वाला पार्ट वैनिश हो जाता, इमेजनरी वाला पार्ट सर्वाइव करता, प्योर इमेजनरी फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन की कोई डेफिनेट पैरिटी नहीं है, डेफिनेट पैरिटी नहीं होने का मतलब फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, तब ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों आपको इन जनरल कंट्रीब्यूशन देंगे, तो उस समय आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन में रियल पार्ट भी होगा और इमेजनरी पार्ट भी होगा। ओके, इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, सम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की डेफिनेशन किस तरह से लेते हैं वो थोड़ा अलग हो सकती है, बट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इनटू आइटा के साथ कोई कांस्टेंट, मोस्ट जनरली आपका आंसर ऐसे मिलेगा। अगर स्टार्टिंग फंक्शन इवन है केवल ये पार्ट मिलेगा, अगर स्टार्टिंग फंक्शन ऑड है केवल ये पार्ट मिलेगा। ओके, तो यही नोशन यहाँ पे है। इनफैक्ट जब हम केवल फूरियर कोसाइन या फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को अलग से यूज़ करते हैं तो उसका नोशन यही होता है, अगर फंक्शन इवन है, आपको शुरू से पता है फंक्शन इवन है, केवल आप उसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से ही सारा काम चला सकते हैं। आप उसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लो और फिर उन इन्वर्स ले लो, आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। अगर फंक्शन ऑड है, ओके, तो साइन ट्रांसफॉर्म लो, इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म लो, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन मिक्स्ड वाला है, इसको इस तरह सोचिए, अगर यहाँ पे फंक्शन ऐसा होता ना इवन ना ऑड, और आप सोचते हैं मैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म करूँगा और फिर इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म करूँगा और फिर से मुझे अपना फंक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न आप समझ सकते हैं, अगर फंक्शन इवन और ऑड डेफिनेट पैरिटी का नहीं है तो केवल कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेने से उसकी ये वाली इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। नॉर्मली जो हमने जनरल फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात की उसका नोशन ये है, आप टी से गए ओमेगा स्पेस में, किसकी मदद से, इस कर्नल की मदद से, फिर आपने इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, फिर से आपको वही फंक्शन, इनफैक्ट एफ टी से स्टार्ट किया तो आपको एफ टी वापस मिल गया, फूरियर इन्वर्स। क्या ऐसा केवल कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स के साथ होता है? माना कोसाइन ट्रांसफॉर्म को मैं सी लिखूं
सिंबॉलिकली और उसके इन्वर्स को सी इन्वर्स, मैंने उनकी प्रॉपर डेफिनेशन भी यहाँ पे नहीं लिखी है पर आपको मिल जाएगी, पर हम केवल कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी और इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। पर अगर आप किसी जनरल फंक्शन से स्टार्ट करें, जनरल मतलब ना वो इवन है ना ऑड, तो आप उसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म कुछ मिलेगा ज़रूर, फिर इन्वर्स करेंगे कुछ मिलेगा, पर ये और ये सेम नहीं होंगे। हाँ, अगर ये स्टार्टिंग फंक्शन इवन है तब ये दो स्टेप्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर से आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। तो आपको माइंड में कुछ इस तरह की इमेज बैठानी चाहिए। कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम इवन फंक्शंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, वही नोशन जो यहाँ अप्लाई होता है कि कोसाइन और कोसाइन इन्वर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर से हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो रही है। लेकिन ये चीज़ केवल तब वर्क करेगी जब ये प्योरली इवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन में इवन के अलावा ऑड पार्ट भी हुआ तो ऑड पार्ट की इन्फॉर्मेशन कोसाइन ट्रांसफॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। और ऐसे ही सिंबॉलिकली मैं दिखाऊं, एक साइन ट्रांसफॉर्मेशन और एक इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। ओके, बेसिकली वो यही एक्सप्रेशंस होंगे, कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी और ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी की जगह या तो कॉस ओमेगा टी होगा या साइन ओमेगा टी। इन्वर्स में भी वही होता है, वैसे यहाँ पे दोनों केस में सेम एक्सप्रेशन आता है, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट साइन ट्रांसफॉर्म भी अगर आप किसी आर्बिट्री फंक्शन का लें, आर्बिट्री मतलब ना वो इवन है ना ऑड है, साइन ट्रांसफॉर्म किया कुछ तो मिलेगा, फिर इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म किया कुछ और मिलेगा, पर ये और ये सेम नहीं होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग फंक्शन ऑड है तो इस स्टेप और फिर इस स्टेप में आपको अपना फंक्शन रिकवर हो जाएगा। तो थिंक ऑफ इट दिस वे, केवल जब हम केवल कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली वो हमें अप्लाई करते हैं हम इवन फंक्शंस पे, और केवल साइन ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो वो मैथमेटिकली तो आप इसे किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला दे रखा है इस तरह का, यहाँ सोचिए इसकी जगह कॉस है तो कोई भी फंक्शन रख दो, यहाँ कोई लिमिटेशन थोड़ी है केवल इवन पे अप्लाई करना है केवल ऑड पे। लेकिन जिस तरह से वो यूज़ किया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ पे कोसाइन ट्रांसफॉर्म को और फिर उसके इन्वर्स को यूज़ करना फिजिबल होगा, जब फंक्शन क्या है इवन, और जब फंक्शन ऑड है तो साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सी आप खुद से पढ़ लीजिए, बट दिस इज़ द जनरल नोशन। तो एक फीचर जो मैंने छोटा सी एग्जाम्पल लिया था, अभी पूरा भी नहीं हुआ है, इससे एक फीचर ये जरूर लेकिन आप ध्यान रखिए, इन जनरल अगर स्टार्टिंग फंक्शन आपका रियल भी है, इसमें कहीं इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बट इन जनरल फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो सकते हैं, मोस्ट जनरली दोनों हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर स्टार्टिंग फंक्शन इवन फंक्शन है तब इमेजिनरी पार्ट नहीं मिलेगा, प्योरली आपको रियल फंक्शन मिलेगा, केवल ये वाला पार्ट। हाँ, स्टार्टिंग फंक्शन ऑड है, केवल ये वाला पार्ट मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, रियल फंक्शन नहीं मिलेगा। ओके, दिस जनरल केस में दोनों मिलेंगे। तो ये एक जनरल फीचर है फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। ओके अच्छा, लाप्लास में ऐसे कोई आइटा उटा की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि लाप्लास फंक्शन का जो कर्नल है ई टू द पावर माइनस एस टी टाइप का, वो रियल है। यहाँ आइटा कहाँ से आया, अगर आप पिक्चर में आइटा देखें, जो हमारा कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने साथ आइटा लाता है। ओके, तो इसलिए तो अगर आप टी स्पेस में रियल फंक्शन से भी डील कर रहे हैं तो हो सकता है ओमेगा स्पेस में आपके पास इमेजिनरी फंक्शन हो सकता है। ओके, एंड वाइस वर्सा। ओके, और जो मेरा एक्सप्रेशन था, अब मेरा सेकंड इंटीग्रल जो साइन ओमेगा टी वाला इमेजिनरी वाला इंटीग्रल है वो वैनिश हो गया ऑड और इवन क्राइटेरिया के कारण सिंपली। तो अब मेरा इंटीग्रल केवल ये बचा, और इस इंटीग्रल को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इवन फंक्शन के इंटीग्रल को आप केवल 0 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल करें और उसको ट्वाइस कर दें। एरिया अंडर द कर्व के टर्म में सोचें, नेगेटिव साइड में जितना एरिया है उतना ही पॉजिटिव साइड में है, तो केवल पॉजिटिव साइड का इंटीग्रेशन किया और उसका दुगना कर दिया। ओके, इवन फंक्शन के लिए जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं ये, और इस इंटीग्रल को आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको लिखा है, अगर आप यहाँ पे पॉज करके इस इंटीग्रल को करना चाहें जिस भी मेथड से आप जानते हैं, मैंने डेलिबरेटली इसे अवॉइड किया है यहाँ पे इस इंटीग्रल को करना। ओके, इनफैक्ट मैं इस इंटीग्रल को डायरेक्ट इस स्टेज पे भी कर सकता था, इस स्टेज पे। इनफैक्ट आगे मैंने ये किया है दूसरे हमारे एग्जाम्पल में, बट पॉइंट ये है मैंने इंटीग्रेशन इसलिए नहीं भी किया। इसके बाद ये आपके मैथमेटिकल उस पर डिपेंड करता है, आपकी इंटीग्रेशन की कितनी प्रैक्टिस हो रखी है। लेट मी से इट दिस वे, आप इंटीग्रेशन करने जानते हैं इस एक्सप्रेशन का तो आप ये निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के, बट दैट इज मैथमेटिक्स। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। मैंने डायरेक्टली रिजल्ट कोट किया, मैं रिजल्ट को डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की है। ओके, अगर आप कैलकुलेशन खुद कर पाएँ गुड, नहीं कर पा रहे हैं अगला एग्जाम्पल जब आप देख लेंगे फील्ड लौटे तो आप इसे कर लेंगे। ओके, अच्छा, और अगर मैं इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें ये 2 और √2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, √2/π का फैक्टर आपको मिलेगा, √2/π। ये जो एक्सप्रेशन है ये कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। देखिए इंटीग्रल 0 to ∞ है, जो मैं आपको चीज़ कह रहा था ना,
कोसाइन ट्रांसफॉर्म और साइन ट्रांसफॉर्म जब हम डिफाइन करते हैं वो केवल 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। आपको उसको दूसरी साइड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, दूसरी साइड उसकी इवन या ऑड प्रॉपर्टी से कवर हो जाता है। थिंक ऑफ इट दिस वे, ओके। तो इनफैक्ट ये मोर और लेस अगर मैं फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना चाहूँ किसी फंक्शन का, फंक्शन इस समय ये है तो ये रहा, ओके। दिस यूजुअली सच इंटीग्रल्स विदाउट फैक्टर ऑफ 2 और एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 2 हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं इसके बारे में बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे भी बुक चेक करनी पड़ेगी। बट अगर टी को आप 0 से केवल इन्फिनिटी तक कन्फाइन करके रख रहे हैं, नॉर्मली हमारा फंक्शन जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म का ओरिजिनल टी स्पेस का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंड है। लेकिन अगर आप केवल 0 से इन्फिनिटी तक फंक्शंस की बात करते हैं तो उसके लिए आप कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म इस तरह के एक्सप्रेशन से वो करते हैं, ओके। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऐसे ही, अगर यहाँ साइन ओमेगा टी होगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो दिस। बट मैं अब फूरियर साइन और कोसाइन की और बात नहीं करूँगा, ओके। जो ओवरऑल फूरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे गिवन फंक्शन का, ओके, बाइलेटरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो ये रहा। ये हमारा स्टार्टिंग फंक्शन था e⁻t/a, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म मिला 2/2 मैंने अलग कर दिया, ये न्यूमेरिकल फैक्टर है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये पार्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप अलग अलग कन्वेंशन में वर्क कर रहे हैं, कोई हो सकता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में 1/√2π का फैक्टर ना लेता हो, कोई 1 का फैक्टर लेता हो, कोई दूसरा आदमी 1/2π का फैक्टर लेता हो, तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट चेंज हो सकता है, पर ये पार्ट इतना ही रहेगा। तो फंक्शन जो है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, फंक्शनल फॉर्म। अब जो हमने स्टार्टिंग फंक्शन जो था टी स्पेस का, वो था इवन फंक्शन, और उसका एक दूसरा फीचर था उसमें जो ए फैक्टर है, जैसा हमने डिस्कस किया था, ये कंट्रोल विड्थ करता है। और डायरेक्टली से मेरा मतलब सेंस ये है, ए लार्ज है तो विड्थ लार्ज थी और ए स्मॉल है तो विड्थ स्मॉल। अब आप इस फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म मिला उसके फीचर चेक करो, ये प्योरली रियल है, इसमें कहीं आइटा नहीं है, ये डिस्कशन हम अभी कर चुके हैं। प्योरली इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म प्योरली रियल होता है, ये इसके कारण हुआ। अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन होता तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म प्योरली इमेजिनरी होता, और अगर स्टार्टिंग फंक्शन ना इवन ना ऑड होता, जिसे हम कहते हैं कोई डेफिनेट पैरिटी नहीं है, तब आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म में रियल पार्ट भी होता और इमेजिनरी। तो ये फीचर तो इसको करस्पॉन्ड किया, लेट मी से इट दिस वे। लेकिन नाउ लुक एट द मोर इंटरेस्टिंग फीचर। ओमेगा स्पेस में अब ये जो फंक्शन है, ये ओमेगा का फंक्शन है, अगर आप इसे ओमेगा के रेस्पेक्ट में प्लॉट करें फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ए, इसकी जो विड्थ है ये 1/a के प्रोपोर्शनल है। मैंने एग्जैक्ट फैक्टर नहीं लिखा कि एग्जैक्ट विड्थ कितनी है, क्योंकि मैंने विड्थ को डिफाइन भी नहीं किया है, लेकिन इसको मैं आपको क्वालिटेटिवली दिखाता हूँ। माना ये फंक्शन है, आप a की कोई स्मॉल वैल्यू लेके चलिए, से a = 1, a = 1 के लिए माना आपने ये फंक्शन प्लॉट किया टी स्पेस में, माना ये फंक्शन ऐसा बना, और a = 1 के लिए ही, अब a = 1 के लिए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, आप a = 1 रखें तो ये वाला पार्ट बनेगा 1/1 + ω², 1/1 + ω² का रफली ग्राफ ये। अब माना आप a बढ़ा दें, a को माना आपने 10 कर दिया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो a = 10 करने से जो ओरिजिनल टी स्पेस में जो फंक्शन है वो वाइड हो जाएगा। वाइड मतलब जिसको मैंने रेड से दिखाया है, ये विड्थ है। a = स्मॉल के लिए ओरिजिनल फंक्शन ft फंक्शन ऐसा दिखता है, इतनी विड्थ का दिखता है। a = लार्ज के लिए वही फंक्शन ज़्यादा विड्थ का दिखता है। लेकिन जो फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन है उसकी जनरल शेप तो ऐसी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ये फंक्शन हमें मिला है इसको हम कहते हैं लॉरेंजियन फंक्शन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम हमेशा प्लॉट कर सकते हैं। कुछ ये पहाड़ी जैसा कर्व, मैं इसे पहाड़ी जैसा कर्व कह रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब a स्मॉल होता है तो ये पहाड़ी की विड्थ जो है ये ज़्यादा होती है, और जब ये a लार्ज होता है तो इस पहाड़ी की विड्थ क्या होती है, कम होती है। पहाड़ी की हाइट पे भी फ़र्क पड़ेगा। आप इस पीक की जो हाइट है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये पीक लोकेटेड है ओमेगा = 0 पे। अगर आप ओमेगा की जगह 0 रखें तो ये बन रहा है 2a/√2π। जो पीक की हाइट है वो भी a पे डिपेंड करती है, पर मेरा हाइट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है विड्थ में। अब विड्थ को भी हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन मैं इस क्वालिटेटिव फिगर से ही आपको एक क्वालिटेटिव फीचर दिखाना चाहता हूँ। थिंक ऑफ इट दिस वे। अब ये लार्ज और स्मॉल यहाँ से भूल जाओ, यहाँ से देखो। अगर स्टार्टिंग फंक्शन की विड्थ कम है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन की विड्थ ज़्यादा होती है, और अगर स्टार्टिंग फंक्शन की विड्थ ज़्यादा है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन की विड्थ कम होती है। प्लीज़ सी दिस फीचर वेरी वेरी केयरफुली। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का जनरल फीचर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने इसको ऐसे लिखा है, विड्थ्स आर रेसिप्रोकल। ये मैंने अगेन क्वालिटेटिवली लिखा है,
रेसिप्रोकल का सेंस आप समझ रहे होंगे, अगर मैं इसे स्मॉल विड्थ कह सकूँ इसके कंपैरिजन में कि स्मॉल है तो यहाँ लार्ज है और यहाँ लार्ज है तो यहाँ स्मॉल। मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सीधे फंक्शंस की विड्थ की बात कर रहा हूँ। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये एक इतना जनरल फीचर है कि अगर टी स्पेस में आपका फंक्शन कन्फाइंड है, मैं कन्फाइंड कह रहा हूँ कम विड्थ को, तो आप जब उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन निकालेंगे तो वो वाइड होगा और वाइस वर्सा। और जो मैंने नोशन कहा था उसको भी ध्यान रखिए, हम सेम सिंबल यूज़ करते हैं ना इसके लिए एफ टी, और मैं इसके लिए टिल्डा भी यूज़ नहीं करूँगा एफ ओमेगा। तो कई बार तो हम इस तरह से भी इमेजिन करते हैं, बाद में हमारी थिंकिंग इस तरह से हो जाती है, हम उसी फंक्शन को सोचते हैं वही फंक्शन है, वो अलग बात है, इसका एक्सप्रेशन अलग इसका अलग, लेकिन हम इस तरह से बोलते हैं वो फंक्शन जब हम टी स्पेस में देख रहे हैं और उसी फंक्शन को ओमेगा स्पेस में। तो ये जो विड्थ वाली कहानी है ये हमेशा होल्ड करती है। अगर किसी फंक्शन की विड्थ टी स्पेस में कम है तो ओमेगा स्पेस में उसकी विड्थ ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ये एक बहुत 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 जनरल फीचर है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ये केवल इस एग्जाम्पल के लिए नहीं है, आप कोई भी फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी फंक्शन का, ये फीचर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी जनरल फीचर। अगर आप लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जितना आपने पढ़ा है, आप कुछ इस तरह से याद रखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके लेवल पे, अभी मॉडर्न फिजिक्स में आपने जो पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दिस, अगर आप वैसे वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, पर चलिए इसको हम इक्वल टू मान लें, मतलब अनसर्टेनिटी पोजीशन और अनसर्टेनिटी मोमेंटम का प्रोडक्ट जो है वो लेट से कांस्टेंट होता है, वैसे वो ग्रेटर होता है, पर से अनसर्टेनिटी को अगर आप एक तरह की विड्थ सोचें, बाद में हम क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसको और वो बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। एक्चुअली अनसर्टेनिटी जिस चीज़ को आप कहते हैं, चाहे एक्स की या पी की, वो एक तरह की विड्थ ही होती है। तो आप इस फीचर को देखिए, अगर आपने माना ये एक्स है, एक्स की अनसर्टेनिटी, आप टी और ओमेगा के बजाय एक्स और पी स्पेस सोचिए, टी स्पेस और ओमेगा स्पेस के बजाय एक्स स्पेस और पी स्पेस सोचिए। मैं बिना जस्टिफिकेशन आपको ये दे रहा हूँ, बट इस फीचर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक्स में अनसर्टेनिटी कम करते हैं, विड्थ कम होना मतलब अनसर्टेनिटी कम करना, तो पी की अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप पी की अनसर्टेनिटी को कम करते हैं तो एक्स की अनसर्टेनिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, जो आप एक कहाँ से आया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, एक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट ही अगर आप समझ लें अभी, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी नोज अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो 1920 के बाद 25 के बीच कुछ एक्सपेरिमेंट्स और उन एविडेंस के बेस पे हेजनबर्ग ने जो कहा, ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के स्ट्रक्चर में पहले से समाहित है। यही मैं पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूँ जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में भी मैं कह रहा था। फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा फीचर है जो फिजिक्स में आपको कई जगह इनकाउंटर होगा डिफरेंट फॉर्म्स में। ओके, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म को आप केवल ये ना सोचिए एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है कि हमने यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट किया और किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाली। फूरियर ट्रांसफॉर्म इतना जनरल नोशन है, क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स, मोमेंटम मतलब पी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते हैं कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में इसी तरह का रिलेशन होता है। अगर एक फंक्शन एक स्पेस में विड्थ कम होती है तो दूसरे स्पेस में विड्थ ज़्यादा होती है, और इस स्पेस की विड्थ बढ़ जाएगी तो इस स्पेस की विड्थ हो जाएगी कम। और इसका बेसिक रीज़न फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अभी तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी कर रहे हैं, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में आप एक जनरल फीचर ध्यान रख लीजिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म में ओरिजिनल स्पेस, और अब किसको ओरिजिनल और किसको वो कह रहे हैं, वो अगेन मैटर ऑफ कन्वेंशन है। आप इसे ओरिजिनल स्पेस कह सकते हैं, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी वही होल्ड करेगा। यहाँ विड्थ ज़्यादा है तो यहाँ विड्थ कम, यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा। तो फूरियर या इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो दो स्पेसेस कनेक्ट होते हैं उनके बीच ये एक बहुत 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 जनरल फीचर है, द विड्थ्स आर रेसिप्रोकल। अब वो उसका हमने एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि विड्थ को मैथमेटिकली मैंने डिफाइन नहीं किया, भाई विड्थ आप इसकी यहाँ पे नापेंगे कि यहाँ पे नापेंगे कि यहाँ पे नापेंगे, वो मैंने डिफाइन नहीं किया है। ओके, होपफुली आपको कुछ फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम अगर आपने सुना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने कोर्स या कहीं से, या 1/E एक्सपोनेंशियल डीके में तो मैक्सिमम का 1/E जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे हम विड्थ नापते हैं यूजुअली। ओके, लेकिन जिस भी पैरामीटर के सेंस में अगर आप विड्थ नाप रहे हैं ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। सो रिमेंबर दिस, विड्थ्स आर रेसिप्रोकल। मैंने क्वालिटेटिवली लिखा है ये स्टेटमेंट, बट आप इसे दिमाग में बैठा लें। ओके, और जब आप इस पर अगर सवाल कर रहे हैं तो इस फीचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, हमेशा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। ओके,
दूसरा एग्जाम्पल मेरा जो है, दूसरा फंक्शन मैंने जो लिया है वो ये है e टू द पावर माइनस टी अपॉन ए। पिछली बार जैसे ही फंक्शन, लेकिन मॉड नहीं है। लेकिन ये भी फंक्शन की डेफिनेशन केवल है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में और टी लेस देन जीरो में जीरो। इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्चुअली यूनिलेटरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पिछला वाला बाइलेटरल, ये वाला यूनिलेटरल। अगर इस फंक्शन को आप प्लॉट करें टी ग्रेटर देन जीरो रीजन में, ओरिजिन और उससे आगे टी वाले उसमें डोमेन में, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है और उसके अलावा बाकी सब जगह जीरो। तो इस फंक्शन का ग्राफ एक्चुअली ये है, ये यहाँ जीरो जीरो जीरो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक सब जगह जीरो है। इस पॉइंट पे अचानक इसकी वैल्यू वन होती है। अगर आप टी की जगह जीरो रखें, e टू द पावर जीरो इज़ वन, इस पॉइंट पे वन होता है और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिके करता है। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं यूनिलेटरल। ओके, ए अगेन आप पॉजिटिव सोचिए, ओके, सिंप्लिसिटी के लिए। दिस ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है। तो जो हमने पिछला क्राइटेरिया देखा था इमीडिएटली आप वहाँ से वो कर सकते हैं। इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म में, अब मैं साइन और कोसाइन की बात नहीं करूँगा, सीधे फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी भी होगा। रीज़न, ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड। वो फीचर अभी देख लेते हैं। ओके, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगेन मैंने क्लियरिटी के लिए टिल्डा साइन यूज़ किया है। डेफिनेशन, फंक्शन की वैल्यू रखी, लेकिन रिमेंबर ये लोअर लिमिट अब जीरो हो गई। पहले मुझे वैसे ऐसे रखना चाहिए था, इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहिए था, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक तो फंक्शन जीरो है, तो केवल इंटीग्रल ये सर्वाइव कर रहा है, केवल जीरो से इन्फिनिटी का इंटीग्रल। ओके, इस इंटीग्रल को मैं सीधे कर रहा हूँ, मैंने केयरफुली भी लिखा है और मैंने साथ में लिखा है एक डर्टी ट्रिक। मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों मैंने लिखा है। ये इस तरह की चीज़ हर जगह वर्क कर जाए ये श्योर नहीं है, पर इस केस में वर्क करती है। तो ये इस इंटीग्रल को करने का सबसे आसान रास्ता बनता है शायद, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। ओके, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये रियल है, इमेजिनरी है, पर आप दोनों को एक में शामिल कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल टी कॉमन है, यहाँ माइनस वन अपॉन है, यहाँ प्लस आइटा ओमेगा, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्सपोनेंशियल ये सारा पार्ट कांस्टेंट है, रियल इमेजिनरी जो भी हो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट टी का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट टी अपॉन दैट कांस्टेंट। ओके, e टू द पावर ए टी का इंटीग्रल अगर होता तो e टू द पावर ए टी अपॉन ए की जगह इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, ये लिमिट रख देंगे जीरो से इन्फिनिटी। अब पहले अगर लोअर लिमिट आप रखें, टी की जगह जीरो रखें, तो जीरो से मल्टीप्लाई होके सब जीरो बनेगा, e टू द पावर जीरो इज़ वन। ये लिमिट तो ठीक है, टी इक्वल टू जीरो। थोड़ा इश्यू आता है टी इक्वल टू इन्फिनिटी वाली लिमिट रख के। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने टी इक्वल टू इन्फिनिटी इस तरह से रखा है, हम कभी ऐसे वैल्यू नहीं रखते हैं, सीधे लिमिट की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन मैंने क्लैरिटी के लिए लिखा है। लेकिन इस लिमिट को कैसे इवेल्युएट करेंगे आप, ये थोड़ा ट्रिकी है वैसे। ओके, इसको मैं थोड़ा अलग से आपको दिखाई देता हूँ, मैंने इनफैक्ट यहाँ पे कर रखा है, बट लेट मी डू इट। ये मैं वन अपॉन ए को थोड़ी देर के लिए लैम्डा लिख देता हूँ। ए का रोल केवल यह है एक पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल लार्ज कुछ भी हो अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं, पॉजिटिव है। तो वन अपॉन ए को अगर मैं लैम्डा लिखूँ तो बेसिकली जिस इंटीग्रल को मैं कर रहा था वो ये था। प्लीज सी दिस, वन अपॉन ए को मैंने केवल लैम्डा लिख दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया ये इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल आपका होता है e टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस आइटा ओमेगा इंटू टी ओवर माइनस लैम्डा प्लस आइटा ओमेगा। लिमिट्स रखेंगे जीरो इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसे हो गया, लोअर लिमिट पे तो ये वन हो गया। अब अपर लिमिट पे इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली इतना है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू e टू द पावर आइटा ओमेगा टी, और इसमें आपने रखना है टी की जगह इन्फिनिटी। जीरो वाला केस तो हमने कर दिया इन्फिनिटी। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक हम कई जगह यूज़ करते हैं, बट इसीलिए मैंने कहा केयरफुली, आप हर जगह नाइवली इन चीज़ों से आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। लैम्डा पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल लार्ज कुछ भी हो, लैम्डा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, टी है ने बनना है इन्फिनिटी, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टाइप का। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टाइप की चीज़ क्या होती है, जीरो। अगर केवल ये फैक्टर होता, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं होता यहाँ, तब तो ये अपर लिमिट सीधे सीधे जीरो होती, पर इस पार्ट के कारण भी अभी भी ये टर्म जीरो ही बनेगा। रीज़न, इस रीजनिंग को क्लियरली सुनिए। देखिए e टू द पावर आइटा ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, कॉस ओमेगा टी प्लस आइटा साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए मैं सवाल को इस तरह से पूछता हूँ, दोनों के लिए अलग अलग देखते हैं इसको, कि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी का क्या हाल होता है जब आप ग्रेजुअली टी को बढ़ाते हैं। टी को बढ़ाने का मतलब आप इस तरह से सोचिए, माना साइन फंक्शन को आप देख रहे हैं, साइन का ग्राफ रफली होता है,
टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे इतनी होती है, 1 होती है, यहाँ पे फिर जीरो। मैं बाकी पॉइंट्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहे हैं तो साइन फंक्शन जो है इसे हम कहते हैं ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। तो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप एक्चुअली इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पता नहीं ये वाली वैल्यू होगी कि ये वाली की ये वाली की ये वाली। टी इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट अगर आप ग्राफिकली सोचें कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, साइन फंक्शन जो होता है ये कभी भी 1 और -1 से एक्सीड नहीं करता है। पॉजिटिव साइड में जाएगा 1 से ऊपर वैल्यू नहीं होती है, और नेगेटिव साइड में -1 से। तो अगर मुझे टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे साइन ओमेगा टी की एग्जैक्ट वैल्यू ना भी पता हो, पर इतना तो पता है वो वैल्यू +1 और -1 से बाहर नहीं हो सकती है। और सिमिलर आइडिया आपका कॉस के साथ अप्लाई होता है। ओके, तो इस चीज़ को हम ऐसे कहते हैं साइन और कॉस, या साइन और कॉस का जो एक कॉम्बिनेशन है ये एक्सपोनेंशियल, इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल। इमेजिनरी होना जरूरी है। इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो है एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इसका बिहेवियर होता है ऑसिलेटरी। इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएशन को आप इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन के बावजूद उसकी वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। ना इसका ये पार्ट इनफाइनाइट हो सकता है, ना इसका ये पार्ट इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये जो फंक्शन है, ये वाला पार्ट जो है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होने वाली है, बट ये नंबर कभी भी इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट है। लेकिन टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहला वाला पार्ट जो है, रियल पार्ट, इसमें आइटा नहीं है, ये पार्ट इस माइनस साइन के कारण डीके होके कितना हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू समथिंग, और ये समथिंग इन्फिनिटी नहीं है, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने रीजनिंग दी है, अगर आपको क्लियर नहीं है इसको एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा, वीडियो फिर से चला के, ठीक है। ये रीजनिंग हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। इस फीचर को इन जनरल हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग। ये जो फैक्टर है, से मैं आपको इस सवाल को इस तरह से देता हूँ, अगर e⁻ का फैक्टर आपको मिले कहीं इंटीग्रेशन में, और आपको सीधे सीधे इसमें लिमिट्स पुट करनी हो 0 से इन्फिनिटी, तो आप क्या रखेंगे, e⁻ माइनस लोअर लिमिट पे तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट पे दिक्कत नहीं है, टी की जगह 0, पर आप e⁻ टी की जगह इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी रखेंगे, ये वैल्यू आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, लेकिन इस समय जो फंक्शन है केवल e⁻ नहीं है, उसके साथ ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर भी है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये फैक्टर इस पूरे एक्सप्रेशन को कितना बना रहा है, 0, e⁻ का फैक्टर। तो इस फैक्टर को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। इसीलिए मैंने कहा ये इस तरह के काम हम कर सकते हैं। देखो मेरा सेंस क्या है, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में आइटा वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो उसको करने का सही तरीका है समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है, बट अगर हम, इसीलिए मैंने इसे का ट्रिक, हम दोनों एक्सपोनेंशियल को एक साथ ले आए तो रियल और इमेजिनरी क्वांटिटीज़ कंबाइन होने लगी। लेकिन फिर आपको लिमिट पुट करते हुए केयरफुल रहना चाहिए, और केयरफुल रहने में इस समय हमारी बहुत मदद मिल रही है। केयरफुल रहने में मदद कैसे मिल रही है, अपर लिमिट पे ये फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। उसका सिंपल रीज़न अब मैं बोलूँ, एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग के कारण। ये वाला पार्ट जो है -1/a इंटू इन्फिनिटी वाला पार्ट, a पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लेकिन एक माइनस साइन है, e⁻∞ 0। तो सिंपली अब मैं रिटर्निंग बैक टू आवर कैलकुलेशन, ये तो मैं आपको केवल इस चीज़ को समझाने के लिए इतना टाइम मैंने लिया, अदरवाइज रिटर्निंग बैक टू आवर डिस्कशन, जो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे थे यूनिलैटरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो ये हो गया। ओके, इस टर्म को आप a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यू कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, दिस। अब इसको अगर आप 1 + i⁻ से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, नीचे 1 - i⁻a है, तो आप इसको इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे। ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा हमें वो हेल्प करेगा चीज़ों को देखने में, एक फीचर देखने में, दिस। तो अगर आप 1 + i⁻ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये a के अलावा ये जो डिनोमिनेटर और ये कॉन्स्टेंट है, ये है रियल पार्ट, और आइटा के अलावा ω a × a, और ये डिनोमिनेटर, ये है इमेजिनरी पार्ट। ये फीचर देखिए, कोई फंक्शन लिया था, इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म में रियल पार्ट भी मिला, इमेजिनरी भी मिला। कारण ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है। पिछला एग्जांपल हमने इवन फंक्शन का किया था, हमें ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट मिला था, शायद एक 2 का फैक्टर अलग रहा होगा। इनफैक्ट जहाँ पे मैंने पिछले पार्ट में वो कैलकुलेशन नहीं की थी, वो यही इंटीग्रेशन आपको करना था, ऑलमोस्ट यही इंटीग्रल था, एक 2 का फैक्टर बाहर रहा होगा, वट यही चीज़ थी। तो इसी ट्रिक से आप उस इंटीग्रल को भी कर सकते हैं। ट्रिक, लेट मी पॉइंट आउट द ट्रिक। आप अगेन e⁻ लीजिए इसकी जगह, आप पीछे से भूल जाओ e⁻ मैं केवल मैथमेटिक्स कह रहा हूँ। इस इंटीग्रल को करने के लिए इनफैक्ट हम यही वाली ट्रिक जो अगले पेज पे मैंने किया उसको यूज़ कर सकते हैं। आप
ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी ले लो कॉस ओमेगा टी की जगह, लेकिन फिर जो फाइनल आंसर मिले उसका केवल रियल पार्ट उठाओ, आर ई, ये आर ई इंपॉर्टेंट है। ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी का रियल पार्ट कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, तो ये इंटीग्रल करने के लिए हम ये करते हैं, ई टू द पावर माइनस टी ए ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी, लेकिन जो आंसर मिलेगा लास्ट में उसका क्या उठाएंगे, रियल पार्ट। यही वाला इंटीग्रेशन है वो, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टेंट्स जो भी हों, केवल उसका रियल पार्ट है, यही तो मिला था आपको पिछले केस में। ओके, तो बट इस समय एक और जो फीचर मैंने पीछे वैसे ही डिस्कस कर लिया था, वो एक्सप्लिसिटली आपने एक एग्जांपल में देख लिया कि अगर फंक्शन ना इवन है ना ऑड है तो उसके उसमें दोनों पार्ट्स मिल रहे हैं। ओके, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट को हम फेज पार्ट भी कहते हैं। ओके, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट दिस। अगेन आप केवल रियल पार्ट पे फोकस करें। आप विड्थ, जो मैं विड्थ का नोशन कह रहा था, विड्थ का नोशन आप अगेन यहाँ से लें, फंक्शन की विड्थ का नोशन। ओके, तो अगेन वो वाला आइडिया फिर अप्लाई होता है। अगर इस फंक्शन की भी आप विड्थ मेज़र करें तो इसकी विड्थ भी ए पे डिपेंड करती है। अगर आप इसे इसकी चौड़ाई मान रहे हैं, माना इस फंक्शन की विड्थ ये मान रहे हैं, ओके, समथिंग लाइक दिस, तो ये अगेन ए पे डिपेंड करेगी। ए ज़्यादा होगा तो विड्थ भी ज़्यादा होगी, और ए कम होगा तो ये। जबकि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में रियल वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, पर जिस चीज़ को हम विड्थ इंटरप्रेट करते हैं वो यहाँ से मिलती है, रियल पार्ट से। तो अगेन विड्थ का वही रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगेन रियल पार्ट लॉरेंजियन है, ये तो केवल नाम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इज रेसिप्रोकल विड्थ का आइडिया अगेन अप्लाई होता है, और मैंने पहले भी कहा ये एक जनरल फीचर है। हम इसे जनरली भी वैसे शो कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। उसके बजाय हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि हाँ, रेसिप्रोकल विड्थ्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये आइडिया हमेशा एप्लीकेबल होता है। एक और तीसरा, मैंने यहाँ पे केवल मैं इस इंटीग्रल को कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सीधे मैं आंसर दे रहा हूँ। हम एक तरह का फंक्शन कहते हैं जिसे हम कहते हैं गॉसियन फंक्शन। अब ये गॉसियन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं क्वालिटेटिवली कहूँ, बेल शेप्ड कर्व। अब आप बोलेंगे ये भी बेल शेप्ड कर्व था, एक्चुअली नहीं। अब मेरे को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। बहुत रफली अगर मैं बोलूँ, एक्स के टर्म में अगर कहूँ, तो अगर आपके पास कहीं पे इस तरह का फंक्शन होता है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स, एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को हम कहते हैं गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, वट एवर बी द केस। ओके, अब एक्स के बजाय टी है तो ये टी, लेकिन इसके साथ कुछ और फैक्टर भी आ गए, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर के साथ 2a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और यहाँ भी कुछ कांस्टेंट, लेकिन बेसिकली यही होता है गॉसियन फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंट ई हो, पावर नेगेटिव हो, और नेगेटिव हो एक्स स्क्वायर का, या अगर टी है तो टी स्क्वायर का, तो इसी फंक्शन को हम कहते हैं गॉसियन फंक्शन। और गॉसियन फंक्शन आप अगर प्लॉट करें तो उसकी शेप ऐसी बनती है, बेल शेप्ड कर्व। अगेन आप देख सकते हैं ये टी में सिमेट्रिक फंक्शन है, आप टी की जगह माइनस टी रखें, इस टी स्क्वायर के कारण इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय मॉड नहीं है टी स्क्वायर, और ये इस तरह से दोनों तरफ डिके करता है, तो ये जो बेल शेप्ड कर्व है इसे कहते हैं गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उसके फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट वगैरह की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती हैं, बट अभी वो पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का। पॉइंट ये है, अगर मैं एक गॉसियन फंक्शन लूँ, और इस गॉसियन फंक्शन को मैंने सिंपली ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर नहीं लिया है, इस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर के साथ अपॉन 2a स्क्वायर का एक फैक्टर लिया है, और ओवरऑल इसको इतने से भी मल्टीप्लाई किया है, 1/√2π, और ए के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न ये है, इस गॉसियन फंक्शन को हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड गॉसियन फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड गॉसियन फंक्शन का नोशन ये है, इसके द्वारा ऑक्युपाइड एरिया यूनिटी होता है, ठीक है। लेकिन सिंपली गॉसियन फंक्शन मैंने लिया, ओके। अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकें, फूरियर ट्रांसफॉर्म केवल एक इंटीग्रल करना होता है। अब हो सकता है वो इंटीग्रल आपके लेवल पे हम ना कर पा रहे हों, पर अगर हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करें तो ये फंक्शन मिलता है। अब इस फंक्शन को आप देखिए ओमेगा स्पेस में, ई टू द पावर a स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर, गॉसियन। गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फिर से गॉसियन ही मिलता है। वेरी रफली आप इसे सोचें, अगर एक बेल शेप्ड कर्व है आपके पास, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लेंगे तो फिर से आपको बेल शेप्ड कर्व भी मिलेगा। ओके, दिस। अब बेल शेप्ड एक क्वालिटेटिव शब्द है, उस पर बहुत ज़्यादा ना जाए, गॉसियन बोलना चाहिए। गॉसियन का फूरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन। अगेन ये फीचर भी क्वांटम मैकेनिक्स में आप एटलीस्ट पढ़ जरूर लेंगे, वहाँ भी आप मैथमेटिक्स करके हम इसे अगर डिराइव ना कर पाए, यू विल सी फूरियर ट्रांसफॉर्म की जब हम बात करते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट वेव फंक्शंस और मोमेंटम वेव फंक्शंस के बीच, तो ये फीचर वहाँ पे हम बात करते हैं कि गॉसियन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फिर से क्या होता है, गॉसियन।
मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इस इंटीग्रल को कर सकते हैं फंक्शन की जगह ये लेके e⁻t² अपॉन 2² आप 2a² भी छोड़ सकते हैं अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लगे, सिंपली e⁻t²। यहाँ पे तो अगर आप इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं तो आप देखेंगे इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म फिर से गॉसियन फंक्शन ही बनेगा। तो ये एक और फीचर है, मैंने डायरेक्टली इसे कोट कर दिया है। ओके, इफ़ यू कैन डू द इंटीग्रल शो इट फॉर योरसेल्फ, इट वुड बी वेरी गुड। ओके, अदरवाइज टेक इट एज अ फैक्ट कि द फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गॉसियन फंक्शन इज अगेन अ गॉसियन फंक्शन। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2 का फैक्टर भी आप भूल जाइए, यहाँ ये a² का फैक्टर डिनोमिनेटर में है, जबकि ये a² का फैक्टर यहाँ न्यूमरेटर में है ω² के साथ। अगेन ये a का फैक्टर जो है ये इन गॉसियन पीक्स की विड्थ को कंट्रोल करता है, लेकिन एक जगह ये a न्यूमरेटर में है और एक जगह डिनोमिनेटर में है। तो फिर से वही चीज़ आती है, अगर एक जगह विड्थ कम होगी तो दूसरी जगह विड्थ ज़्यादा होगी, और यहाँ विड्थ ज़्यादा होगी तो यहाँ कम। इस चीज़ को मैंने ऐसे दिखाया है। अब मैंने यहाँ t और ओमेगा भी नहीं लिखा है, आप कोई भी टी स्पेस मान सकते हैं, कोई भी ओमेगा स्पेस। गॉसियन का फुरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन बेल। लेकिन अगर टी स्पेस में विड्थ ज़्यादा है तो ओमेगा स्पेस में विड्थ कम होगी, या अगर आप इसे भी टी स्पेस मान सकते हैं, मैंने इसीलिए नहीं लिखा, अगर टी स्पेस में विड्थ कम है फुरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा स्पेस वाला जो फंक्शन है उसकी विड्थ क्या होगी, ज़्यादा। अगेन मैंने यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल ऑब्टेन नहीं किया, बट केवल अगर आप ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकें तो ये केवल यहाँ a² डिनोमिनेटर में है, यहाँ a² न्यूमरेटर में है, इसी से सफिशिएंटली शो हो जाता है विड्थ जो हैं अगेन क्या है, रेसिप्रोकल बिहेवियर। ओके, और लास्ट में मैं जस्ट एक अगेन ये भी केवल मैं कोट ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सी डिराक डेल्टा फंक्शन की बात की थी। डिराक डेल्टा फंक्शन किसका फुरियर ट्रांसफॉर्म है, 1 का। मैंने इसी तरह से वहाँ पे डिफाइन किया था। ओके, 1 का फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है। 1 फंक्शन कैसा होता है, अगर आपको कोई बोले 1 को प्लॉट करो, 1 ये होता है कांस्टेंट फंक्शन, सब जगह वैल्यू कितनी है 1 1 1 1 1 1 1। आप इसको सोच सकते हैं ये एक पीक है, लेकिन ये पीक कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है। नॉर्मली हमारी पीक ऐसी होती है, थिंक आपके पास एक पीक ऐसी थी, अब आपने इस पीक को थोड़ा चपटा किया और उस पीक को और चपटा किया और चपटा किया, तभी तो आपका 1 आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन की विड्थ कितनी होती है, इन्फिनिटी। जिस फंक्शन को आप 1 कह रहे हैं, अगर आप टी स्पेस में 1 को देख रहे हैं तो इसकी विड्थ कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इसका जो फुरियर ट्रांसफॉर्म है माना ओमेगा स्पेस में, जो कि डिराक डेल्टा होता है, उसकी विड्थ होती है 1। अब मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया था ना, मैं यहाँ पे खैर डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। डिराक डेल्टा फंक्शन एक्चुअली अगर आप ग्राफिकली देखना चाहें, डिराक डेल्टा फंक्शन ये होता है, माना आप डेल्टा ओमेगा की बात कर रहे हैं, हम इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे इन्फिनिटी होती है और बाकी सब जगह 0। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ आप ज़्यादा आराम से समझेंगे, ये ओमेगा एक्सिस है, ओमेगा इक्वल टू -∞, -50, -49, -5 4 3 2 1, ये 0 है, 1 2 3 4 5। ये फंक्शन सब जगह 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, केवल एक पॉइंट को छोड़ के ओमेगा इक्वल टू 0, और वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। डिराक डेल्टा फंक्शन 0, एक पॉइंट पे इन्फिनिटी और फिर से 0, जिसे हम कहते हैं ये एक स्पाइक की तरह नजर आता है, नुकीली ऑब्जेक्ट, लेकिन उस पीक की हाइट कितनी है, इन्फिनिटी। लेकिन इस समय मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। डिराक डेल्टा फंक्शन अगर ये है, अगर आप इसे कर लें, ये इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका 1 का, इसकी विड्थ है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है, 0। इसकी विड्थ कितनी है, 0। पीक तो है पर पीक की विड्थ कितनी है, ये पीक ऐसी थोड़ी है कि हाँ ये और ये तो एक पॉइंट पे राइज हुआ और वहीं पे ख़त्म हो गया। इसकी विड्थ कितनी है, 0। डिराक डेल्टा फंक्शन के केस में भी रेसिप्रोकल विड्थ का आइडिया अप्लाई होता है। अगेन टेक इट क्वालिटेटिवली, लेकिन ये वो तो फुरियर ट्रांसफॉर्म का बाकी वो इवन ऑड वाला भी एक फ़ीचर है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ीचर जो आप कई जगह इनकाउंटर करेंगे, फुरियर ट्रांसफॉर्म जो 2 फंक्शंस होते हैं, और 2 भी नहीं, आप हम कई बार उन्हें सोचते हैं हम एक ही फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसी फंक्शन को टी स्पेस में और उसी फंक्शन को फुरियर ट्रांसफॉर्म करके ओमेगा स्पेस में देख रहे हैं। तो दोनों स्पेस में वो जो फंक्शन है, आप चाहे उन्हें एक सोचें चाहे 2 अलग अलग सोचें, उनकी जो विड्थ का रिलेशनशिप होता है वो रेसिप्रोकल होता है। ओके, एक जगह अगर आप विड्थ को कम रखेंगे दूसरी जगह विड्थ ज़्यादा मिलेगी, यहाँ विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ कम।
So this is a very very general feature of the Fourier transforms. Okay, so with that I would like to conclude this lecture. और अगले lecture में कुछ और properties हम देखेंगे of the Fourier transform and related aspects. So with that I would conclude this discussion. Thank you everybody.